हाँ जी बेटा, आज हम हिंदी विषय में निबंध करेंगे और हमारे निबंध का नाम है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु एक ऋतु का नाम है वसंत। जैसे आजकल का जो है ये वसंत ऋतु ही चल रही है, क्योंकि भारत जो हमारा देश है इसे हम ऋतुओं का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऋतुएं आती हैं और वसंत उसी में से एक ऋतु का नाम है। वसंत ऋतु जो है ये बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल जो मौसम है बहुत ही सुहावना होता है। हमें ना सर्दी ज्यादा लगती है ना गर्मी लगती है। तो ये मौसम ये बिल्कुल बहुत ही सुहावनी ऋतु है, इसीलिए इस ऋतु पर इतने निबंध लिखे गए हैं। और क्योंकि ये ऋतु सभी के मन को भाती है, इसीलिए हम इस ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं, क्योंकि इस ऋतु में बहुत सी जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। तो सबसे पहले जब हम अपना निबंध लिखेंगे वसंत ऋतु, सबसे पहले हम अपने टॉपिक की, अपने उस निबंध की भूमिका देंगे, अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। और इसको हमने 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इतने पार्ट्स हमने लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। भूमिका में हम वो टॉपिक जिस पर हम अपना निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले जब हम भूमिका लिखेंगे तो भूमिका में हम ये बताएंगे कि जो हमारा भारत है सचमुच ये स्वर्ग है, क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रकृति ने 6 ऋतुओं का सुंदर उपहार हमें दिया है। यहाँ पे 6 ऋतुएं आती हैं और हमारे भारत की धरती को सजाती हैं, संवारती हैं। और ये 6 ऋतुएं कौन सी हैं? ये 6 ऋतु हैं हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु। और इनमें से सबसे सुहावनी ऋतु वसंत ऋतु है। और इसीलिए हमारे भारत को हम ऋतुओं का देश भी कहते हैं, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जो प्रकृति है ये स्वयं भारत की धरती को सजाती है। क्योंकि गर्मियों में गर्मी भी होती है, यहाँ सर्दी भी होती है, पतझड़ भी होता है, बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है और वसंत ऋतु भी आती है। सेकंड हेडिंग है हमारा ऋतुओं का राजा। ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु को कहा जाता है। अब अगर हम वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई रीजन भी होगा कि हम क्यों ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु को कहते हैं। क्योंकि जो वसंत ऋतु है इस ऋतु में जो प्रकृति है ये हमें बहुत ही अनुपम, जो प्रकृति है ये अनुपम सौंदर्य की देवी कहलाती है। इस ऋतु में हमें बिल्कुल अनुपम सौंदर्य बिखेरती है इस ऋतु में, वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु का समय क्या हो जाएगा, ये फरवरी से शुरू हो जाती है। बिल्कुल फरवरी से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। उससे पहले बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, हम कंबल लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं और अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वसंत ऋतु आती है हम अपने उस बाहर के मौसम का आनंद लेना शुरू कर देते हैं, और ये वसंत ऋतु के साथ ही शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके बाद जब फरवरी में वसंत ऋतु आती है तो हमें उस भीषण सर्दी से छुटकारा मिलता है। और धीरे धीरे वो जो हवा हमें बहुत ज्यादा ठंडी लगती है उसमें थोड़ी सी शीतलता आ जाती है, थोड़ा सा हमें गर्माहट देने लगती है और हमें वो बहुत ही अच्छी लगती है वो हवा, वो मौसम जो वसंत ऋतु में होता है। तो इसकी शुरुआत हम फरवरी से मान लेते हैं और ये शुरुआत वसंत पंचमी से होती है। 3 महीने होते हैं वसंत ऋतु के। वैसे अदरवाइज देखा जाए तो 2 महीने ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये सुहावना मौसम अप्रैल मंथ तक चलता है। इसीलिए इस ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। प्रकृति की शोभा बहुत ज्यादा, हमें प्रकृति बहुत सुंदर लगती है इस ऋतु में। इसीलिए प्रकृति की इस शोभा के कारण ही वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग में हम वसंत ऋतु की विशेषताएं बताएंगे कि वसंत ऋतु में की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि क्या क्या होता है वसंत ऋतु में। सबसे बड़ी बात वसंत ऋतु में क्या होता है, जो तापमान है ये सामान्य हो जाता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तापमान में बहुत, तापमान जो है बहुत हमारे लिए सामान्य हो जाता है। और हमारी इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है
कि वसंत ऋतु हमें नववर्ष के आगमन की भी सूचना देती है, क्योंकि नववर्ष अप्रैल में होता है और अभी फिलहाल वसंत ऋतु ही चल रही है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष अभी 13 तारीख को ही शुरू हुआ है, तो नववर्ष का स्वागत करने के लिए वसंत ऋतु पहले से ही तैयार होती है। इसके बाद सर्दी से हमें छुटकारा मिल जाता है, लोगों में नया उमंग, नया जोश आ जाता है, क्योंकि सर्दी में जब कोई काम करने को मन नहीं करता है, तो जो वसंत ऋतु में एक नए उत्साह के साथ लोग अपना काम शुरू करते हैं। नवजीवन में नई उमंग का संचार होता है। जो वृक्ष हैं, ये सर्दियों में वृक्षों के पत्ते सारे के सारे झड़ जाते हैं, ठुंड से हो जाते हैं। लेकिन वसंत ऋतु आते-आते सभी वृक्षों पर, सभी टहनियों पर, सभी पौधों पर छोटी-छोटी कोंपलें उगनी शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि प्रकृति नए वस्त्र धारण कर रही है। नेक्स्ट इसकी विशेषता आ जाएगी, इसमें जो कोयल है, कोयल की कुहू-कुहू भी हमें वसंत ऋतु में सुनाई देती है। तितलियाँ आती हैं, भंवरे आते हैं फूलों पर, दिन-रात बहुत ही सुहावने हो जाते हैं। वसंत ऋतु की विशेषता ये भी है कि इस ऋतु में दिन और रात एक बराबर हो जाते हैं। सुहावनी हवा चलती है, जो आकाश है ये बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम वसंत ऋतु की विशेषता या वसंत ऋतु का सौंदर्य में बताएंगे। अगला पॉइंट है प्राणी जगत में उल्लास। प्राणी जगत में उल्लास की प्रकृति में जो भी रह रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, वो सभी उल्लास, उल्लास का मतलब होता है खुश, खुशी, वो सभी खुशी से भर जाते हैं। प्राणी जगत में उल्लास छा जाता है। ये ऋतु अगर ये सुहावनी है तो सभी ओर मनुष्य भी, पेड़ पौधे भी उल्लास से, खुशी से भर जाते हैं। और जो किसान है, किसान अन्नदाता है, तो किसानों की जो फसल है, रबी की फसल जैसे गेहूं की फसल है, अभी ये भी पककर तैयार हो जाती है और किसान अपनी उस फसल को काटने के लिए तैयार होता है। इसी ऋतु में हम कह सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। इसके बाद और जो धूप है, गर्मियों की धूप से छुटकारा मिल जाता है। सर्दियों की धूप जो हमें बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तब हम काम नहीं कर पाते सर्दियों में। लेकिन जब जैसे-जैसे बसंत ऋतु आती है, हम अपने काम के प्रति ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और अपने काम करने शुरू कर देते हैं। शीतल हवा चलती है और वो हवा प्राणियों को, पशु-पक्षियों को बहुत ही मधुर लगती है। सरसों की बालियाँ, पीले रंग की हम देखते हैं कि सरसों उग रही है और वो सरसों की बालियाँ लहलहाती हैं और ऐसा लगता है कि वो जो सरसों है, वो खुशी से झूम रही है। और ऐसा लगता है कि जो धरती है, इस धरती ने पीली चादर ओढ़ ली है। तो प्राणी जगत के उल्लास में हम यही बताएँगे कि पेड़-पौधे बहुत पेड़-पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं, झूमते हुए हमें दिखाई देते हैं, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, नए-नए पत्ते आ जाते हैं, मनुष्य में भी एक नए रक्त का, नई जागरूकता आ जाती है, क्योंकि वो सर्दी को छोड़ देता है और गर्मी की ओर कदम बढ़ाता है, गर्मी के मौसम की तरफ। लेकिन उससे पहले ये जो बसंत ऋतु है, ये उसमें नया उत्साह जगा देती है। पशु-पक्षी भी, कोयल, बुलबुल, इनकी आवाज़ें भी हमें सुनाई देती हैं और ये बहुत ही खुश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएँगे कि वसंत ऋतु के त्योहार। वसंत ऋतु में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? ये हम इसका नेक्स्ट हेडिंग है। तो वसंत ऋतु का के त्योहार में सबसे पहले तो वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का त्योहार से ही वसंत ऋतु शुरू हो जाती है। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी पर मेले लगते हैं, लोग मेला देखने जाते हैं बसंत पंचमी का, पीले वस्त्र धारण करते हैं, घर में पीले चावल बनाए जाते हैं, पीले खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। उसके बाद आता है बच्चों का मनपसंद त्योहार, होली का त्योहार। ये भी वसंत ऋतु में ही मनाया जाता है और होली का त्योहार बच्चे बसंत ऋतु में बहुत ही उत्साहित होकर मनाते हैं। होली के बाद शिवरात्रि का त्योहार भी वसंत ऋतु में ही आता है। इसके बाद वैशाखी का त्योहार भी बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जिसमें लोग भांगड़ा डालते हैं, गिद्दा डालते हैं और अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। और अंत में रामनवमी का त्योहार आता है, श्री राम के जन्म दिवस का त्योहार आता है, रामनवमी का हम त्योहार मनाते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग है वसंत ऋतु का स्वागत। तो वसंत ऋतु का स्वागत में हम यहाँ ये बताएंगे कि वसंत ऋतु का स्वागत हम किस प्रकार से करते हैं। लोग तो करते ही हैं, लेकिन जो प्रकृति है ये भी वसंत ऋतु का स्वागत करती है। कैसे करती है कि फसलें पक जाती हैं, गेहूं की फसल पक जाती है, ये भी वसंत ऋतु का स्वागत करती है। इसके अलावा जो सरसों है, पीली सरसों लहलहाती हुई भी वसंत ऋतु का स्वागत करती है। जैसे कि कह रही हो, वो वसंत ऋतु के स्वागत के लिए हिलोरे लेती है। इसके बाद सरोवर में जो कमल के फूल हैं ये भी खिल जाते हैं। कोयल की कुहू कुहू, पशु पक्षी भी सभी वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। कोयल अपनी आवाज में, मनुष्य भी कई त्योहार मनाकर करता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें मौसम बहुत ही सुहावना होता है और मौसम का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, और मनुष्य का मन बहुत खुश हो जाता है और ये बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है वसंत ऋतु की ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता में हम बताएंगे कि वसंत ऋतु की ऐसी क्या इतिहास से संबंधित क्या बात है बसंत ऋतु में। सबसे पहले है कि ये सरस्वती माँ का पूजन से हम शुरू कर लेते हैं बसंत ऋतु। तो सरस्वती माँ की पूजा बसंत पंचमी पर की जाती है और ये इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व भी है। दूसरा ऐतिहासिक महत्व में हम बता सकते हैं कि इसमें वीर हकीकत राय का शहीदी दिवस भी बसंत पंचमी पर ही हुआ था। तो बसंत पंचमी का त्योहार जो है उसमें हम त्योहार तो हम मनाते ही हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, चावल बनाते हैं, पीले चावल बनाते हैं, माँ सरस्वती की प्रतिमा की पूजा करते हैं, उनको विसर्जित भी करते हैं। इसके साथ साथ जो वीर हकीकत राय है उनकी शहीदी भी बसंत पंचमी पर ही हुई थी। वीर हकीकत राय जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और लास्ट है इसमें उपसहार। उपसहार लास्ट जो उपसहार में हम ये बताएंगे कि वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें मनुष्य जो है ये बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव भी पड़ता है और मनुष्य प्रकृति का सौंदर्य हमारे मन को उत्साह से भर देता है। और बसंत ऋतु में ये कहा जाता है कि हमें अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, हमें कसरत करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें हम अपनी कसरत करनी शुरू कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु ही एक ऐसी सुहावनी ऋतु है जहां हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हम किसी भी ऋतु का आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हमें भी ये प्रण लेना चाहिए कि हम इस ऋतु से ही अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे हृदय में बसंत ऋतु एक नया रक्त प्रवाहित करती है, जिसके लिए हमें आने वाले जीवन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस बसंत ऋतु से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि बसंत ऋतु पहली ऋतु ही है, हम कह सकते हैं जैसे नया साल शुरू हुआ है तो ये पहली ही ऋतु है। इसी समय हमें उत्साहित होना चाहिए, हमें उत्साह के साथ अपना जीवन शुरू करना चाहिए, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और बसंत ऋतु की प्रेरणा से ही हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमने इस ऐसे में सब कुछ बताना है। तो आपने इस ऐसे को कैसे लिखना है? सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे अपनी नोटबुक में बसंत ऋतु। उसके बाद हमने ये सारे हेडिंग्स लिखने हैं, लेकिन ये हेडिंग्स कैसे लिखने हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका, और जो मैंने भूमिका के पॉइंट्स बताए हैं वो सभी आपने भूमिका के बाद डैश डाल के इस पे 5 to 7 लाइंस हमने हर एक हेडिंग की लिखनी है। सेकंड आ जाएगा ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है। देन बसंत ऋतु की विशेषता हमने बतानी है कि प्रकृति में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सुहावनी ऋतु होती है, हमारा मन उल्लास से भर जाता है, इसकी शोभा बहुत ही अनुपम होती है, प्रकृति जो है ये मस्त होकर झूमती है। ये हमने बसंत ऋतु की विशेषता में बताना है।
प्राणी जगत में उल्लास में हमें बताना है कि सभी प्रसन्न होते हैं, मनुष्य भी, पशु-पक्षी भी और पूरी धरती भी प्रसन्न हमें दिखाई देती है। इसके बाद वसंत ऋतु के त्योहारों के बारे में बताना है और हर त्योहार के बारे में आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। हर त्योहार के बारे में ओनली 1 लाइन इज़ इनफ, क्योंकि हमने पूरे इस हेडिंग को हमने 5 टू 7 लाइन्स में कंक्लूड करना है। नेक्स्ट वसंत ऋतु का स्वागत, तो इसमें हम बताएँगे कि पीले सरसों जो है ये इस वसंत ऋतु का स्वागत करती है। हम भी अपने इस उमंग और उत्साह से वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। किसान भी वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं क्योंकि वो अपनी उस फसल को, गेहूँ की फसल को काटने के लिए तैयार रहता है। जो गेहूँ की फसल उसने लगाई है, उस पर जो बालियाँ लगी होती हैं, जिसके अंदर गेहूँ होता है, वो भी वसंत ऋतु का स्वागत करता है। इसके बाद हम वसंत ऋतु की ऐतिहासिकता के बारे में बताएँगे। इतिहास की वसंत ऋतु की क्या ऐतिहासिकता है, जिसमें हम सरस्वती पूजन बताएँगे और वीर हकीकत राय जी के बारे में बताएँगे। और लास्ट पॉइंट में हम उपसंहार बताएँगे कि वाक़ई जो बसंत ऋतु है, इसे ऋतुओं का राजा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे अंदर एक नया उत्साह भर देती है। हमें वसंत ऋतु से, क्योंकि ये शुरुआत है, तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। ये प्रेरणा भी हमें वसंत ऋतु से ही मिलती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वसंत ऋतु में चाहे कोई व्यक्ति कसरत करे या ना करे, लेकिन वसंत ऋतु में उसे कसरत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सभी ऋतुओं का आनंद उठा पाएँगे। तो आई होप आपको ये ऐसे क्लियर हो गया होगा।